So, and if we are truly analyzing them, I think we have to prepare for a world where actually, the kind of, I would say, dominance and generosity which the US had in the early days may not continue to be the norm. दोस्तों, कल से चारों तरफ एक ये न्यूज़ हाईलाइटेड है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिया गया है। बस उनका शपथ कर लेना जो कि 20 जनवरी को होगा, वो एक फॉर्मेलिटी काम बाकी रह गया। बाकी मोर और लेस एकदम क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप को 300 से ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट मिल गया है। अब चाहिए थे 270 ही, तो ऐसे में कोई डाउट ही नहीं रहता फिर तो, है ना। अब देखो, बात ऐसी है कि आपने एस जयशंकर जी का एक बयान अभी सुना, उसमें उन्होंने सीधी एक बात कही है कि देखो, अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो नए बन के आए हैं, नए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने हैं, तो उनको अगर हम देखें तो वो मोर और लेस एक तो एक्सप्रेसिव होंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके की जेनरोसिटी और डोमिनेंस को लेकर के यूएसए अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, मोर और लेस उसमें अभी यूएसए विड्रॉ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये विड्रॉल अभी से नहीं है, जब से बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने उन्होंने भी, उसके टाइम पर भी कहीं ना कहीं ये एक विड्रॉवल देखा गया। फिर उसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंटिन्यू किया। डोनाल्ड ट्रंप तो देखो बिजनेसमैन वाले इंडिविजुअल है, बिजनेस माइंड वाले, तो वो इंडिविजुअल कभी भी अपने नुकसान को पहले प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, राइट। पहले ही स्टेटमेंट दे दिए कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर को रुकने की जरूरत है, क्यों फालतू में इतना पैसा फ्लड कर रहा है अमेरिका, इतना पैसा क्यों खत्म कर रहा है। तो कहने का मतलब ये एक नेशनलिस्ट आइडिया पे काम करने वाले इंडिविजुअल हैं, और इनके आने के साथ साथ में एक बड़ी डेवलपमेंट और हो गई। देखो, वहां पर जो यूएसए की कांग्रेस है, दैट मीन्स वहां की जो पार्लियामेंट है, उसका जो अपर हाउस है ना, सेनेट, वहां पर इस टाइम पर रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं ना, उनकी संख्या मेजोरिटी में आ गई है। इसका मतलब ये मान के चलो कि आने वाले 2 सालों तक तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रिपब्लिकन हो गए, और ये क्या बोलते हैं, आपकी सेनेट में जो अपर हाउस है वहां का, उसमें भी आपकी मेजोरिटी हो गई है रिपब्लिकन्स की, और लोअर हाउस है यहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके अंदर मेजोरिटी के लिए चाहिए है 218 सीटें। उनमें से रिपब्लिकन्स के पास में आज की डेट में 204 हैं, और बाकी जैसे जैसे रुझान और क्लियर हो जाएंगे, तो जैसे 218 का मामला भी क्लियर हो गया ना, तो मान के चलो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी आ जाएगी। ऐसे में रिपब्लिकन कांग्रेस और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ये मिलकर के आने वाले समय में, आप इस बात के लिए तैयार रहें, समझ जाएं कि एक तो वहां की गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो वहां की जुडिशियरी में जजेस की रिक्रूटमेंट से लेकर के और बाकी वेरिएशंस आप देखें। दूसरा, अगर देखें तो यहां पर ये जो बात बोली गई है कि बराक ओबामा के समय से यूएसए ने अपने ग्लोबल कमिटमेंट्स को लेकर के थोड़ी कॉशियसनेस दिखाई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप है वो थोड़ा सा ज्यादा आर्टिकुलेटिव दिखेंगे, और वो एक्सप्रेसिव भी रहेंगे। कहने का मतलब चेंजेस साफ साफ दिखने की शुरुआत हो जाएगी 20 जनवरी के बाद में। अब यहां पर इसके कई एग्जाम्पल्स हम पिक कर सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान से यूएसए ने विड्रॉ किया, तो विड्रॉल एकदम से थोड़े ना हुआ था, ओबामा के टाइम से ही थोड़ी सी कमी आने लग गई थी यूएसए के रोल में। सिमिलरली आज के टाइम पे यूएसए में नेशनैलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी पे दी जा रही है, चाहे फिर वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या H1B वीजा जो वर्किंग वीजा दिया जाता है उसको लेकर के देखो। अब इन सारी इक्वेशंस को अगर हम एक साथ कंबाइंड करें, तब तो यूएसए के इंटरनली बहुत सारे चेंजेस कौन कौन से आएंगे, उन पे अगर मैं ब्रीफिंग करूं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तो है उनका टेम्परामेंट, काम करने का तरीका, और एक है उनकी पॉलिसीज की एक्चुअल में उनकी सरकार क्या करने वाली है। तो दोनों के हिसाब से अगर देखें तो टेम्परामेंट पिछले जो इनका टेन्योर था 2016 से 20 तक का, उसमें देखो बहुत ज्यादा वीक रहा था। कहीं ना कहीं मीडिया के साथ में, कांग्रेस के साथ में इनके डिस्प्यूट थे, बट अभी जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस में तो रिपब्लिकन्स की पकड़ बन गई है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के साथ तो डिस्प्यूट नहीं होंगे। रही सही में कुछ पॉलिसीज में यू टर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि बराक ओबामा के टाइम पर कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट हुई थी जो कि जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू की, जैसे कि नंबर 1 गन रेस्ट्रिक्शन, वहां पर आर्म्स को रखना बहुत आम बात है, हथियार रखना, तो वहां पर डेमोक्रेट्स ने कहीं ना कहीं पॉलिसी बना रखी थी, वो इनका मिसयूज होता है तो उसको रोका जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप उसे आर्म या गन रेस्ट्रिक्शन को फ्री कर देगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के मामले में जिस तरीके से डेमोक्रेट्स का पार्टिसिपेशन आता था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न लेंगे, क्योंकि 2016 में भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि क्लाइमेट चेंज केवल बकवास है, कुछ नहीं, इस तरीके से कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई थी।
अब आप देखोगे क्लाइमेट फाइनेंस की जब बात आती है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करें, मोर और लेस वहां पर यू टर्न दिखेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ओबामा केयर के नाम से वहां पर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप की गई थी डेमोक्रेट्स के द्वारा, वो भी खत्म कर दी जाएगी। तो ये तो एकदम क्लियर बात हो गई है इंटरनली। अब हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो ये इंटरनली एक पॉलिसी पे जा रहे हैं, वो पॉलिसी है इनकी ड्रिल बेबी ड्रिल। दैट मीन्स आप ऑयल जो है अपने खुद के देश के अंदर से ही प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब यह है कि यूएसए की फ्यूल डिमांड यूएसए में ही प्रोड्यूस करके कर ली जाएगी फुलफिल। तो ऐसे में इंपोर्ट्स पे कम रिलाय करेगा और यूएसए सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हमें पता है, फ्यूल का। तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल सप्लाई मोर और लेस बढ़ जाएगी और इसका नतीजा यह होगा कि फ्यूल प्राइसेस डिक्लाइन करने का एक बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को भी देखने को मिलेगा। बट वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये बिजनेसमैन है, मैंने आपको बता दिया, तो ये टैरिफ्स बढ़ाने की बात करते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी बोला हमारे देश में इंपोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन हम बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी कंट्री अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते हैं उनको हम रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसमें इंडिया को भी बहुत बड़ा खतरा है। बट इसी बात को लेकर के एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये दोनों बिजनेस माइंड वाले इंडिविजुअल्स जब बैठेंगे तो यहां पर ये गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहां पर प्रॉपर बातचीत होगी और कौन कितना एक दूसरे को दबाता है ये बराबरी वाला मामला होगा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ अपने स्टैंड क्लियर कर रखा है कि जी जो भी इलीगली आया हुआ है उनको मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। अब देखो हमारी तरफ से यूएसए को ज्यादा भी नहीं तो $75 बिलियन का एक्सपोर्ट जाता है, जिसमें ज्यादातर तो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकल जो डिवाइसेज हैं या फिर मेडिकल आपकी कह सकते हो इक्विपमेंट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, जेनरिक दवाइयां। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स इनका हम बेचते हैं। बट वहां पर अब यूएसए क्या करने वाला है, उन पर टैरिफ लगाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके से यूएस और इंडिया मिलकर के ग्लोबल सप्लाई चेन को रीसेट करने के लिए भी आगे बढ़ चुका है, जिसके चलते एक आप कह सकते हो मल्टी मटीरियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो इंडिया में सेटअप की जा रही है, इंडिया और यूएसए के साथ में। अब इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेंगे ये चीज हम केवल कयास लगा सकते हैं। कैसे कि यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का एकदम पूरा प्रोसेस की अगर हम बात करें कि जी इनका ये सोचना है कि हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, लोकली हमारे अमेरिका के अंदर ही लोगों को जॉब देंगे, क्योंकि बाहरी सामान को खरीदने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और चाइना में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर दी मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें यूएसए की इकोनॉमी बहुत कोलैप्स कर रही है, परेशान है लोग। तो ऐसे में यहां पर ये फैब्रिकेशन यूनिट जो इंडिया में लगाने की बात हुई है इंडिया यूएस के द्वारा, इसके ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि फिर वो लोकली मैन्युफैक्चर करने की बात करेंगे। फिर आगे बात आती है आपकी जियोपॉलिटिक्स की। तो देखो ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के तो पहले ही कह दिया इन्होंने कि यूक्रेन को इतना पैसा दिया जा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस बात को लेकर के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के जो वो मेंबर जो कि नेटो में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन में है। इसी तरीके से वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो यहां पर अब स्टेबिलिटी आने के पूरे स्कोप दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे ना, तो इन्होंने एक तो अपनी तरफ से ग्रुपिंग स्टार्ट की थी I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरीके से अपनी प्रेजेंस अच्छी की थी और इंडिया को भी स्कोप मिला था वहां पर पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा अब्राहम एकॉर्ड्स की अगर बात करें, जिसमें इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में एक टाई अप सेटल करने की कोशिश की थी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ही मुहिम है। इसके अलावा जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के टाइम पर जब हमने G20 होस्ट किया था, तो आईमैक करके एक ग्रुपिंग की हमने एक बात ऑलरेडी कर ली है, जिसके तहत आप इंडिया की कनेक्टिविटी दे रहे हो मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक। तो आईमैक वाला आइडिया भी मोर और लेस किसका ब्रेन चाइल्ड है, ये यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ही है। तो वो चीजें क्या कह रही हैं कि बिजनेसमैन जो है वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ दिमाग लगाने वाला है। इसके अलावा अगर हम पड़ोसियों पर ध्यान दें तो पाकिस्तान को यूएसए का इकलौता पहला प्रेसिडेंट ऐसा है जिसने एकदम खुली बात में, खुली शब्दों में कहा कि भाई ये तो एकदम फर्जी स्टेट है, क्योंकि हमारे से पैसा लेता है और खुद ही ये जो टेररिस्ट है उनको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के लिए तो देखो दिन कहीं ना कहीं बुरे कंसिडर किए जा सकते हैं। और फिर रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में अभी रिसेंट जो तख्ता पलट हुआ है उसके टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में बहुत सारे केओस हो रहे हैं और उसके चलते वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के भी एंटी हैं इनके अगर स्टेटमेंट्स की हम बात करें। फिर बात आ जाती है लास्ट वन, दैट इज
चाइना और रशिया के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के क्या टाइज रहेंगे। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि देखो, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी रिलेशनशिप पहले रह चुकी है। तभी तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आप ये बताओ कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब रशिया ने अटैक एक बार भी नहीं किया, ओबामा के टाइम में क्रीमिया को ले लिया था, और अभी जो बाइडेन के टाइम पे यूक्रेन पे पूरा अटैक कर दिया, पर मेरे टाइम पे क्यों नहीं किया। सिमिलरली चाइना की बात करें तो चाइना के साथ में थोड़े टाइट रिलेशंस रहते हैं यूएसए के ट्रंप के टाइम पे, क्योंकि एक तो टैरिफ वाला जो होता है ना, ट्रेड वॉर, वो इनके बीच में बना रहता है, और दूसरा इनके बीच में चल जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, गलवान वाला इंसिडेंट आपको पता है ना 2017 में किस तरीके से चाइना ने एग्रेशन दिखाया था। गलवान क्या, सॉरी, हाँ, गलवान वाले पे भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे अपने। और उसके पहले डोकलाम, गलवान से पहले डोकलाम जो हुआ था 2017 में, उसमें भी कहीं ना कहीं सीधा चाइना को क्रिटिसाइज किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं मीडिएशन करा दूंगा इंडिया और चाइना के बीच में, बट इंडिया ने बोला हम हमारे हिसाब से टैकल कर लेंगे चाइना को। पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा चाइना को खुले शब्दों में क्रिटिसाइज किया गया था कि आप यूनिलैटरली स्टेटस को क्यों चेंज करना चाहते हो। अब देखो, बात ऐसी है कि ये सारे सिनेरियो में इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो हम ये नहीं देख सकते कि जी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वही डोनाल्ड ट्रंप हमें देने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया। बट हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है, और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात यहां पर एस जयशंकर जी कर रहे हैं कि हमें हमारी जो बातें हैं उनके लिए नेगोशिएट करना होगा, क्योंकि सीधी बात है वो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को पहले रखते हुए फिर काम करेंगे, तो यहां पर नेगोशिएशंस का स्कोप तो नया खुलेगा। बट अगेन हम यूं नहीं कह सकते कि हम जो चाह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे। तो ऐसे में आप देखो, अगर रशिया यूएस रिलेशन इंप्रूव होता है ना, तो इंडिया के लिए तो बड़ी रिलीफ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारी रिलेशनशिप अच्छी चलती है। तो ऐसे में इनके बीच की रिश्तेदारी सेटल हो तो वो अच्छा है। और नेटो के लिए यह बड़ी चिंता की बात हो गई, क्योंकि नेटो से तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रीवियस अपने रिजीम में कह दिया था कि जी खर्चा हम क्यों उठाएं इतना, जितने मेंबर हैं वो बराबर का खर्चा उठाओ। तो इस तरीके से अब यूक्रेन वाले में सीधा सीधा आपको एंगल समझ में आ गया होगा कि कैसे नेटो की तरफ से जो सपोर्ट जा रहा है वो अब रिड्यूस होने वाला है। तो ये सारा इक्वेशन यहां पर डेवलप हो चुका है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आईमैक का मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम लिया आपको, आईमैक है ना, इस आईमैक का फुल फॉर्म क्या है, नंबर 1 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आईमैक की शुरुआत वेस्ट एशिया में किस पर्टिकुलर जगह से या किस कंट्री से होने वाली है, और एक एंड से दूसरे एंड में मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में कौन कौन से पोर्ट्स लोकेटेड है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें एकदम क्लियर आपको विजिबिलिटी मिली होगी कि कैसे इंडिया यूएस रिलेशंस के अंदर वेरिएशन आ सकते हैं और ट्रंप क्या क्या चीजों को प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।